दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है किसे? तो ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो सही उत्तर है दोस्तों, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है और ये है अनुच्छेद 138। इसके तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार दोस्तों विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसे है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। आप जान लीजिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न पर इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है और ये है आर्टिकल 143। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया है। किसके अंतर्गत? तो सही उत्तर है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। याद रखिएगा दोस्तों, 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 में दिया था। 3 जजेस केस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के तीनों वादों में ये तीसरा था और इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये अभिनिर्धारित किया था कि इस संदर्भ में मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों यानी कॉलेजियम के परामर्श से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो उच्चतम न्यायालय के लिए ये बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, ये सही नहीं है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार के मत पर बाध्यकारी नहीं होता, बिल्कुल सही है। और उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो केवल 2 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से प्रयुक्त होता है, ये क्या है? तो सही उत्तर है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय और ये सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो कब? तो तभी वह देता है जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रपति जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है तभी भारत का उच्चतम न्यायालय किसी कानूनी या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और आप जान लीजिए अनुच्छेद 143 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता या मांगता है। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ये ज्ञात होता है, प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को
निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्य के विषय पर सलाह देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, यदि वह ऐसी सलाह मांगता है। केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को तभी सलाह देता है जब राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुजरात में विधानसभा चुनाव 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो ये था अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। ये शपथ ली जाती है किसके द्वारा? तो सही उत्तर है, ये शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, ये प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय में केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामले का अंतरण कर सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तो ये निवारक अवरोध की प्रक्रिया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तो ये स्वतंत्र भाषण पर रोक। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। और चंपकम दुरई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित है। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप जान लीजिए कि इसी तरह से मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? देखिए, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो इसमें से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल का सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रश्नगत विकल्पों में से ये 2 जो हैं सही हैं, लेकिन आयोग द्वारा अपने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी प्रश्नों को या सभी विकल्पों को गलत माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो सही उत्तर है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। और आप जान लीजिए दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में OBC को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही ये भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 355। दोस्तों, अनुच्छेद 355 को सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनेवाल बनाम भारत संघवाद के दिए गए अपने फैसले के तहत
प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था और इस कानून के रहते केंद्र 355 के तहत देश की सुरक्षा और संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला जो है आप जान लीजिए क्यों दिया था। तो उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संबंध में दिया था और अनुच्छेद 355 में ये उपबंध है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के जो ये संविधान के उपबंध हैं इनके अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है कहाँ पर? तो सही उत्तर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। टीडीएसटी मतलब टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम द्वारा वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है सबसे कम अवधि के लिए भारत के न्यायाधीश कौन थे? देखिए, राजेंद्र मल लोढ़ा, एस राजेंद्र बाबू, गोपाल बल्लभ पटनायक या कमल नारायण सिंह। तो सही उत्तर है कमल नारायण सिंह। दोस्तों, कमल नारायण सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1951 तक जो हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर ये न्यायाधीशों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे और वे अब तक सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। तो सही उत्तर है 1, 2, 3, ये तीनों सही है। और आप जान लीजिए दोस्तों, न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ को तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा भारत का 16वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वे 22 फरवरी 1978 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और 11 जनवरी 1985 तक इस पद पर रहे। 7 वर्ष 4 माह से अधिक कुछ समय तक कार्य करने के साथ वे भारत के अब तक के सबसे लंबी अवधि तक पद पर बने रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। और 1978 में उल्लेखनीय है कि उनके पुत्र न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है ए.एस. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, महान्यायवादी। तो सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, आप जान लीजिए न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। तो उत्तर है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति दी गई थी। इससे पहले ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर और जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी थीं। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थीं। दोस्तों, इसके बाद 13 अगस्त 2014 को जस्टिस आर भानुमति और 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। इसके बाद 7 अगस्त 2018 को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और 31 अगस्त 2021 को जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी हैं।
तो जनवरी 2022 तक कुल 11 महिला जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, डी.वाई. चंद्रचूड़, देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़, एम.एम. खानविलकर, एल. नागेश्वर राव या अशोक भूषण। तो सही उत्तर है एल. नागेश्वर राव। दोस्तों 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में जो है 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एल. नागेश्वर राव। इनमें से एल. नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये अगस्त 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से 18 दिसंबर 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। इनके बाद 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला थीं जो सीधे अधिवक्ता बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति एस.के. झा। ये भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रश्नगत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे थे। न्यायमूर्ति लाहोटी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। दिसंबर 1998 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए और 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005 तक भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के अन्य तीनों प्रश्नगत न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन देखिए, एम. हिदायतुल्लाह, ए.एम. अहमदी, पी.एन. भगवती या ए.एस. आनंद। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका यानी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई और इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। और सबसे पहले आप जान लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की थी और इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था, जिन्हें जनहित याचिका की मां के नाम से जाना जाता है। और आप जान लीजिए कि जिस समय पी.एन. भगवती ने ये याचिका स्वीकार की थी दोस्तों, उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय वाई.वी. चंद्रचूड़ 12 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1975 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो न्यायिक पहल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा है कि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका को प्रारंभ करने और प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका। जनहित याचिका यानी पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है आपको बताना है। तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, जनहित याचिका जनसहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण है कि जनसहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकहितवाद मुकदमे का उद्गम देश कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लोकहितवाद मुकदमे का उद्गम स्थल संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। और आप जान लीजिए, जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उभरी है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये हैं न्यायमूर्ति A.S. आनंद। याद रखिएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति A.S. आनंद का कहना है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2003 में न्यायालय में एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वो न्यायालय कौन सा है? तो ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और आप जान लीजिए, 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति M.B. शाह और न्यायमूर्ति A.R. लक्ष्मणन की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय के आने के बाद में दिए गए अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए किसी महिला को वरीयता देना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का ये उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है किससे? तो उत्तर है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। दोस्तों, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा अन्य वाद 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था और इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे और उनको विशाखा गाइडलाइंस के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया जिसमें 3 तलाक यानी तलाक विद्दत को असंवैधानिक बना दिया गया था? तो सही उत्तर है 2017। आप जान लीजिए दोस्तों, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा यानी तलाक की बिद्दत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और इस निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाकर 3 तलाक की प्रथा यानी 3 बार तलाक कहने जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में शामिल है, उसके आधार पर तत्काल तलाक को विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? तो ये था कोयला आवंटन घोटाला। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। दोस्तों, 6 दिसंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता या IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया और IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348। इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में जो ये है कि इसमें भाषा के पुरोगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड बिहार राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।